चलो आज हम दो टॉपिक की बात करेंगे। आपका फिर ये चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला है जिसमें हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करती है, ये समझने वाली चीज़ है। मेटल मैंने आपको शुरुआत में बताया था चैप्टर में, मेटल वो चीज़ होते हैं जो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर दी नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, मेटल्स आर दी पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नॉन मेटल्स आर दी नेगेटिव चार्ज आयंस। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इस अट्रैक्शन के दौरान अब ये क्या बना सकते हैं, एक तरीके से एक बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो बॉन्ड की बात हमें करना है एक्चुअली इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को हम शॉर्ट में आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम एक और कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो किसके कारण बनाया गया हो, आयंस के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा, तो रूल के मुताबिक हमें इसमें केवल एक आयोनिक बॉन्ड ही पढ़ना है, पर फिर भी मैं आपको एक कोवलेंट बॉन्ड भी यहाँ पर समझाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो इस चीज़ को हटा दें, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या चीज़ होती है। तो हम पढ़ रहे हैं सीधे सीधे कौन सा टाइप की बॉन्डिंग। सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्डिंग बता रहा हूँ। कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, जिसको हम शॉर्ट में, जिसको हम दूसरी तरीके से क्या नाम से जान रहे हैं, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले क्या मौजूद होना चाहिए, आयन। सब आपको पता है आयंस केटायन भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं। केटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है आपका, केटायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे सोडियम की बात करें, Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8 और 1। ये आप सभी को पता है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है, बाहर चला जाएगा, किसी को भी दे देगा। ये कौन लेने वाला है, बहुत सारे मतलब लोग हैं लेने के लिए, तो ठीक है ना। तो जनरली क्लोरीन हो गया या फिर कोई और दूसरा आयन यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8, और ये Na से क्या बन जाएगा, Na प्लस। क्या बन जाएगा, Na प्लस, मतलब ये एक सोडियम का आयन बन जाएगा एक तरीके से। अब ये मेटल है, हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एक मेटल, क्योंकि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं बात करता हूँ लेटेस्ट से क्लोरीन की। क्लोरीन का नंबर कितना है, 17, 2, 8 और 7। अब यहाँ से पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने बाहर फेंक दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो इस तरीके से इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, 8 और 8। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी थी, पहले 11 थी। प्रोटॉन भी कितने थे, 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने हो गए, 10। प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलते हैं, प्रोटॉन हमेशा सेम रहते हैं, प्रोटॉन 11। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन के कितने हो गए आपके। अच्छा, एक्चुअल जब इसकी बात की, जब ये इसने एक्सेप्ट नहीं किया था तब इसमें कितने थे, 17। तब इसमें प्रोटॉन भी कितने थे, 17। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। इन्हें न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल मतलब जब उसने कुछ लिया नहीं था, जब कुछ दिया नहीं था। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है
और प्रोटॉन इसके कभी भी चेंज नहीं होंगे। हम न्यूट्रॉन की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अभी, ठीक है, क्योंकि उसको जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है तो वो एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम उस लेवल की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा समझाने का सीधा से यही तात्पर्य था कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो अल्टीमेटली सोडियम क्या हुआ यहाँ पर, एक मेटल हुआ, और क्लोरीन क्या हुआ, एक नॉन मेटल हुआ। ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल मैंने आपको बताया था, नॉन मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले ये सब क्या कहलाएंगे, मेटल, और नेगेटिव चार्ज वाले ये सब क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल, ठीक है। एक्चुअली चार्ज के पहले वाली चीज़ को मेटल कहेंगे, बाद में तो ये मेटल के आयन से आयन बन जाएंगे। अब Na और Cl के बीच में आपको पता है कि NaCl नाम का बॉन्ड बनता है, NaCl नाम का बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब ले तू बस सीधे रख ले, इलेक्ट्रॉन या तो ले लिया जाता है या किसी के द्वारा दे दिया जाता है। मतलब एक लेता है तो एक क्या होगा, देगा, फिर लेने वाला किसी को देने वाले को ही देगा ना। अगर कोई नहीं लेगा तो वो बीच में से हवा में तो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सोडियम क्या करता है, अगर सोडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मेटेलिक बॉन्ड को आपने इस तरीके से बताया कि सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसको किससे बताया आपने, लेटस से एक्स से बता दिया। और क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसको आपने डॉट से बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 डॉट बता दिया आपने। क्लियर है। अच्छा, सोडियम के अंदर एक और आपका शेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके एक और अंदर का हमने नहीं बताया है, केवल हमने आपको 2 ही आपको बता दिए, मतलब सोडियम का ये 8 और ये 1 वाला बता दिया, बाहर एक। क्लोरीन का आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7, तो ये 7 बता दिया। अब इसके आखिरी में यूँ 8 है, पर वो मैंने नहीं बताया, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सीधा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो मैंने किससे बताया, ये क्रॉस से बताया इस इलेक्ट्रॉन को। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि सोडियम चाहता है इसके आखिरी में कितने कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका पूरा एक शेल ही गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ तो अब कोई शेल बचा ही नहीं है, मतलब सीधे सीधे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, मतलब यहाँ पर कोई शेल नहीं बचा। क्या बात समझ में आ रही है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था इसको, इसके ऊपर हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके और 8 इलेक्ट्रॉन इसके। अब चूंकि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए दिया था, इसके मतलब अब क्या होगा, अब ये दोनों साथ ही में रहेंगे भैया। अगर आप किसी चीज़ का आदान प्रदान करोगे तो इसका मतलब अब Na और Cl दूर नहीं जा सकते। Na के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है ये, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने कितने एटम की बात करी है, एक एटम की बात करी है। आप जो नमक खाते हो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 11, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। जितने उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सेकंड में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। सिमिलरली क्लोरीन में जो इनिशियली थे नंबर 17 के 17 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पर एक लेने के बाद ये प्रोटॉन तो कभी बदलते नहीं है, इलेक्ट्रॉन का 17 से 18 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो Na और Cl इस तरीके से दोनों साथ में चलते हैं। पर ये कितने एटम की बात की, एक एटम की। एक चुटकी भर नमक में कितने एटम होंगे, बहुत सारे। एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है आपने, तो आप बता सकते हो चुटकी भर नमक में कितने ग्राम है, उस ग्राम के हिसाब से कितने मोल बन रहे हैं, और एक मोल में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो कितने मोल बन रहे हैं, आधा मोल बन रहा है, तो जितने भी पार्टिकल है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। वॉट एवर मोल्स आर देयर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड। मतलब एक चुटकी भर नमक में 10⁻23 के ऑर्डर में एटम्स आ गए हैं। सारी बात समझ में, मतलब NaCl का जो यूनिट है ये एक यूनिट का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर। ऐसे के ऐसे क्या होगा, अब ये NaCl क्या होंगे, जितने भी होंगे आपस में सब एक दूसरे से क्या होते रहे के
अट्रैक्ट करके रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं, अट्रैक्ट करके रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब स्ट्रक्चर की बात तुमको करना नहीं है, वो थोड़ी हायर क्लासेस में होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये एक एटम की बात की। नहीं तो तुम सोचो कि NaCl बस केवल एक ही होता है, कैसा? ऐसा नहीं है, उसके अंदर करोड़ों अरबों, तो बोलना छोटी बात हो गई ना, ठीक है। वो नंबर से भी बहुत 10⁻23 टाइप की ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर होता है। चलो, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्ड। अच्छा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं? मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ये बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल पास में होंगे, ये पार्टिकल पास में होंगे, तो ये सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा? ये पार्टिकल इतने पास में आ जाते हैं कि अपने आप को ये किसके रूप में ढाल लेते हैं? सॉलिड के रूप में। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जितने भी, वो सब कैसे नेचर में होते हैं? हार्ड। ये हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहाँ पे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं समझा दूंगा आपको साथ साथ में। तो ये सॉलिड भी होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल बहुत पास में आ जाते हैं। बहुत पास में आने के कारण ये फिजिकल नेचर क्या हो जाता है इनका? हार्ड हो जाता है। मतलब समझने की बात है। आपसे पूछा जाएगा कि NaCl हार्ड क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे? ड्यू टू दी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इन बिटवीन देम। इन लोगों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? इलेक्ट्रोवैलेंट। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। तो इसीलिए आप क्या कहोगे? ये NaCl का जो बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। किससे कंपेयर कर रहे हैं आप इसको? कोवलेंट बॉन्ड से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? कोवलेंट। कोवलेंट क्या है? अभी मैंने बताया नहीं, मैं आपको बता दूंगा। चलो, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, MgCl2 का। अब आपको मैंने बताया था कि भाई MgCl2 है तो MgCl2 ही क्यों होता है, MgCl क्यों नहीं होता है? क्या आपको इस चीज़ का भी क्लियर होगा? मैंने इसको कई बार बहुत से लोगों को तो बताया हुआ है कि MgCl ही होता है, मतलब MgCl2 ही होता है। वाई नॉट MgCl? MgCl क्यों नहीं होता है? Na तो NaCl था, पर MgCl क्यों नहीं है? MgCl2 क्यों है? तो ये तो आपको पता है, ये हम फॉर्मूला वैलेंसी से बनाते हैं, पर वो वैलेंसी से क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका खुलासा अब मैं करने वाला हूँ। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक पार्टिसिपेट कर रहा है मैग्नीशियम और एक पार्टिसिपेट करने वाला कौन है? क्लोरीन। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये पाया जाएगा 2, 8 और 2। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? अभी इसके पहले हम बात करी थी, 2, 8 और 7। हरी बात समझ में? अब मैग्नीशियम क्या चाहता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता हूँ, पर क्लोरीन क्या चाहता है? मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहता हूँ। पर मैग्नीशियम बोलता है कि तू चिंता मत कर, तेरे जैसे 2 बच्चे लेके आ जा, मैं 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को भी दे दूंगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो दूसरा तेरा आएगा ना साथी, उसको भी दे दूंगा। तेरा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? घुसी की नहीं दिमाग में? हर एटम अपने आप को क्या करना चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। बस पूरी केमिस्ट्री में यही है। उस ऑक्टेट को पूरा करने की दौड़ में वो क्या करना चाहता है? बॉन्डिंग कर लेता है, किसी न किसी चीज़ से बॉन्डिंग कर लेता है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो बस आपको वही फॉर्मूला पढ़ना है कि उसका फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मैग्नीशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन बताऊंगा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? सबसे पहले मैग्नीशियम, आपको बुक में भी बताया हुआ है। मैग्नीशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं बिठा रहा हूँ इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ कितना? 8। मतलब इसके सेकंड लास्ट में 8 है और इसमें कितने हैं? 2। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसके साथ में कौन आया? क्लोरीन। मैग्नीशियम तो दानी है, मेटल है। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव कब आएगा? डोनेट करने के बाद। अभी जब उसने डोनेट नहीं किया तब तो वो मैग्नीशियम था, ठीक है। साथ में कौन आया? क्लोरीन। अब मैं क्लोरीन का एक्चुअली यहाँ लिख देता हूँ। क्लोरीन के आखिरी में कितने हैं? 7 और इसके सेकंड लास्ट में 8 है। उसकी ज़रूरत एक्चुअली है नहीं। मैग्नीशियम बोलता है कि भाई मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देता हूँ आपको। इसको मैं 2 को भी 1+1 लिखूँ, क्या चलेगा? 1+1 चलेगा। तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन जो था ये क्लोरीन को दे दिया,
इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्लोरीन के 7 से कितने हो गए? 8 हो गए। क्या बात को समझ रहे हैं? क्लोरीन का काम तो पूरा हो गया, पर मैग्नीशियम बोलेगा मेरे पास भाई 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, इसकी भी जुगाड़ कर दो। तो क्लोरीन 1 नहीं 2 आके चिपकेंगे, 2 आके चिपकेंगे तो एक और ऐसा ही क्लोरीन बना लो। इसके पास शुरू में कितना था? 7 था, ये 1 और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से MgCl2 का एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। अब बुक ने आपको क्या किया हुआ है? मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताया है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को किससे बताया है? क्रॉस से बताया है। मतलब अगर मैं इसका डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा। इसके आखिरी में मैं क्या बता दूंगा? लेटेस्ट से ये 2 डॉट बता दूंगा, और क्लोरीन के आखिरी में मैं कितने क्रॉस बता दूंगा? पहले तो 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली इस क्लोरीन में भी कितने डॉट कितने क्रॉस बता दूंगा मैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद एक डॉट यहाँ आ जाएगा और एक डॉट यहाँ आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, डॉट और क्रॉस क्या होता है? कोई मतलब ही नहीं है। 8 इसके भी पूरे और 8 इसके भी पूरे, बस केवल दिखाने के लिए आपको ये डॉट और क्रॉस बताया है। अब बात समझ में आ रही है क्यों MgCl2 बना? मतलब एक मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन चलेंगे? 2। और ये एक एटम की बात की हुई है। एक चुटकी भर MgCl2 में कितने होंगे? वही होंगे बहुत सारे, 10⁻23। मतलब ऐसे आप सोच सकते हो कितने बॉन्ड आपस में जुड़ के रहते हैं और वो एक सॉलिड बना लेते हैं। क्लियर है? इनका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात हम फिर से नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। इसमें Mg+ बनेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और क्लोरीन क्या बन जाएगा? ये 2 क्लोरीन माइनस है तो दोनों पे माइनस माइनस। एक्चुअली 2+ हुए, इसने 2+ दिए और इसके भी कितने हो गए? 2 माइनस। चार्ज अभी भी कितना है? बराबर। 2+ मतलब 2 दिए और 2 लिए। हाँ, मेटल और मेटल नहीं बनता, क्योंकि मेटल पे भी पॉजिटिव चार्ज और दूसरी मेटल पे भी क्या दोनों पसंद करेंगे? नहीं। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज भी क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है? तो हाँ, 2 मैग्नेट को ले लिया आपने, उस तरीके से कुछ कहानी होती है। तो मेटल और मेटल के बॉन्ड नहीं बनते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बॉन्ड एक्चुअली यूं सब बनते हैं, जैसे CO2 नॉन मेटल है, दोनों कार्बन ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल है। तो अब उसकी कहानी कुछ अलग है। उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसमें क्या बनता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल का ही बनेगा। हमने स्पेशल कौन से बॉन्ड पे अभी बात की है? इलेक्ट्रोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात जब मैं बात करूंगा तब तुम्हें और भी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होने लगेगी। इसको हटा दें। अब आप मुझे ऐसे ही बताओ MgCl2 कैसा बनेगा? MgCl2 अभी आपको दिख रहा है ना? देखो बता रहा हूँ मैं, कंपेयर करूंगा। ये चीज़ याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन देखो मैंने ऐसे कैसे दोनों को दिए, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र करना। इसके बाद में बोलूँगा देखो शेयरिंग। अब समझ में आ रहा है शेयरिंग और ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस? ऐसा समझाऊंगा तो थोड़ा सा दिमाग में याद रखना सीन, भूल मत जाना कि अभी 2 मिनट पहले क्या बात की। अब जब मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम और क्लोरीन की, तो क्यों मैं AlCl3 बनाता हूँ? Why not AlCl? Why not AlCl या फिर AlCl2? AlCl3 क्यों बनता है? AlCl क्यों नहीं बनता? अब ये समझ गए होंगे तुम। फिर से क्या लोगे? एल्यूमिनियम का नंबर कितना? 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2 8 और 3। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना? 17 2 8 और कितना? 7। तो सर जैसे अपने को दोनों याद करने पड़ते हैं, लाइक हाँ, 2 8 याद करना पड़ेगा। पूरा ही याद करना पड़ेगा ना। ये सीक्वेंस तो हमने 9th में सीखा था, बोर मॉडल से आया है। बोर मॉडल से आया है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जो 9th क्लास का केमिस्ट्री कर लेता है वो 10th में नहीं अटकता है। ठीक है? तो आपको ये 9th क्लास का बहुत अच्छे से करना पड़ता है ना। ये सब एक्चुअली 9th में हमने पढ़ा हुआ था। तो 2 8 और 3। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम को कितने पूरे करने हैं? 8। अब ये किसी से 7 मतलब 5 बॉन्ड ले तो सकता नहीं है। मतलब एल्यूमिनियम से ही बात करें, क्लोरीन की दोस्ती जब होगी तो ये क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट कर सकता है। पर लेने वाले क्लोरीन कितने हैं? 1। ये बोलता है कि 2 और क्लोरीन ले आ, मैं एक एक तीनों क्लोरीन को दे दूंगा, अपन तीनों का काम बन जाएगा। मतलब 4 हो गए ना अब तो। 3 भी क्यों? 3 क्लोरीन और 1 एल्यूमिनियम।
इसलिए एक और क्लोरीन आएगा तो अल्टीमेटली एक एल्यूमिनियम के साथ एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, तो इसलिए AlCl3 बनता है। क्या बात समझ में आ गई? इसका डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट, एक डॉट इसको दे दो, एक डॉट इसको दे दो और एक डॉट इसको दे दो, तो सब पे डॉट 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 आ गए और इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 7 और डॉट को मिला के 8, इस डॉट को मिला के बचे हुए 1 2 3 4 5 6 7, इस डॉट को मिला के हुए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए डॉट ट्रांसफर करने के बाद? 8 इलेक्ट्रॉन सब में आ गए। क्या क्लियर हो रहा है आपको? इस तरीके से निर्माण हुआ AlCl3 का। मतलब एक क्लोरीन के साथ कितने, एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन के एटम होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, AlCl3 कैसे बनता है? वाई नॉट मतलब क्यों AlCl2 और AlCl नहीं बनता? आपको क्लियर हो रहा है? अगर AlCl2 बनाएगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का रह ही जाएगा, उसका क्या होगा? या फिर AlCl बनाएगा तो एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, उसका करोगे क्या? क्लोराइड कब बना? बस इसीलिए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब ये आयन के फॉर्म में होता है तो क्लोरीन से क्या बन जाता है? क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या समझ में आ गया? ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। एक और बता देता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? आपको पता है एल्यूमिनियम में एक एल्यूमिनियम होता है और एक क्या होता है? ऑक्साइड। अब आपको देखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बनेगा। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 8 और 3। और ऑक्सीजन का कितना होता है? इसका नंबर 13। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, मतलब 2,6। 2,6। अब मुझे बताओ कि इनमें कैसी सेटिंग होती है? आपको पता है ना, इनका जब इलेक्ट्रॉन बनता है, इनका जब फॉर्मूला बनता है तो एल्यूमिनियम के 3 और ऑक्सीजन के कितने? 2। तो ये इधर जाता है और ये इधर जाता है और फॉर्मूला क्या बनाते हो आप? Al2O3 बनाते हो। पर ये ऐसा ही क्यों बनाते हो? कोवेलेंट नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोवेलेंट है। ये ऐसा क्यों बनाते हो आप? Al2O3 इसमें कैसी बन रही है? इसमें किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है? इसमें ऑक्सीजन बोला तो एल्यूमिनियम को ला और ऑक्सीजन। हाँ, इसमें ऐसा चल रहा है कि एल्यूमिनियम बोलता है एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो 2 ही क्यों है? क्योंकि, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 3। अब खुद ही देखो यार, दिमाग लगाना, बच्चों जैसी चीज़ है, इसको देख के अगर घबरा गए तो जीवन में पाए क्या फिर तुमने? अगर ये भी नहीं दिमाग में घुस रही है तो कुछ भी नहीं आने वाला है तुमको, ठीक है ना? 2 एल्यूमिनियम है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 एल्यूमिनियम, हर एक एल्यूमिनियम के अंत में कितने? 3। इसके भी कितने? 3। ऑक्सीजन के अंत में कितने हैं? सबके अंत में कितने हैं? 2,6, मतलब इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास कितने? 6। अब इसको टोटल मिला के 2 2 4 और 2 6 की जरूरत है, और ये 3 और 3 6 हो गए। अब इसमें आपस में कर लेंगे यार ये एडजस्टमेंट। 2 इसको दे दिए किसी को, 1 बच गया, 1 इसको दे दिया और बचे हुए 2 इसको दे दिए। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेटिंग कर लोगे, इसीलिए Al2O3 बना, फॉर्मूला Al2O3 आता है। नहीं आया? ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO होता है। वो भी क्यों बनता है? उसका भी सेम रीज़न है। तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया। ये हमने जितने भी पढ़े ये सब कौन से बॉन्ड थे? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़े। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Al2O3 क्लियर हो गया कि फिर से समझाऊं? आ गया क्लियर? 2 एल्यूमिनियम मिलके 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन आपस में दान कर देते हैं 3 ऑक्सीजन को, तो 2 2 2 2 2 2 कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेते हैं। वो अपने को नहीं पता कैसे क्या होता है, बट इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो जाती है। फिजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो फिजिकल नेचर की बात हम पढ़ चुके हैं, पहला वाला इसका टॉपिक। ये नेचर में क्या होते हैं? दीज आर हार्ड। हार्ड क्यों होते हैं? अगर क्वेश्चन आएगा वाई दे आर नॉट सॉलिड लिक्विड, वाई दे आर नॉट आइदर लिक्विड और गैस, ये लिक्विड और गैस क्यों नहीं होते हैं? तो
तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होती है। इन चारों जो प्रॉपर्टीज है इन सभी का एक ही रीजन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रांग होता है। मतलब क्वेश्चन 4 उत्तर 1। अब चारों को मैं डिफाइन तो कर रहा हूं आपको, ठीक है। फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड। फिजिकल नेचर तो आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब आप देख सकते हो कि स्टेट कौन सा होता है इनका। तो ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ज़्यादातर सॉलिड स्टेट, मतलब हार्ड रहते हैं। और क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये हार्ड होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि जब तुम प्लस और माइनस दोनों की दोस्ती अच्छी तगड़ी है तो इसको तोड़ने के लिए तुमको हैमरिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हैमरिंग इन द सेंस तुमको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तुमको ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब दो दोस्तों की दोस्ती छुड़वाने के लिए कितने क्रियाक्रम करने पड़ते हैं। मान लो दो दोस्त जुड़ गए, अब उन्हें क्या करना है, दोस्ती तोड़वानी है। तो उसको तो क्या है कि 2 सोटे मारे नहीं टूटा, 3 मारे, 4 मारे, 5 मारे, अब तो टूटेगा। मतलब वो गर्मी जितनी दोगे अब तो टूटेगा बेटा, है ना। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बॉन्ड तोड़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, अपने आयंस अलग हो जाते हैं, मतलब। और ये इनके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर होंगे ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे उबाले लेने हो जाती। मेल्ट मतलब ये आपको पता है, मेल्ट मतलब क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। हाँ, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉयल होने लग जाएंगे, पार्टिकल दूर हो जाएंगे, पार्टिकल दूर हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, ज़्यादा। इनको अगर आपको मेल्ट करना होता है तो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रहता है, और अगर बॉयल करना है तो भी ज़्यादा टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है। NaCl से ही आप देख लो। अब दूसरी बात होती है सॉल्युबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सॉल्युबिलिटी का मतलब किस में घुलते हैं ये किस में घुल जाते हैं। ऐसा आपको पता है, नमक पानी में घुल जाता है। NaCl, अपन NaCl का इसीलिए बात करते हैं क्योंकि अब रोज़ हम यूज़ करते हैं उसको। NaCl पानी में घुल जाता है, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, वो पानी में हमारा सॉल्युबल होता है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आपको दिख रहा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक का मतलब 2 टाइप से बॉन्डिंग है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब आप सब्सटेंस A लोगे और सब्सटेंस क्या लोगे, B लोगे। जब घोलोगे तो एक A के अंदर B को ही मिलाओगे ना। अगर इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवेलेंट, तो क्या ये लाइक हुए कि नहीं, आई बात समझ में। आप A के अंदर B को मिलाएंगे या B के अंदर A को मिलाओगे, पानी के अंदर नमक मिलाओ, नमक के अंदर पानी मिलाओ, एक ही बात है। पानी में और इसमें, ठीक है, दोनों में कौन सी बॉन्डिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रोवेलेंट, और इसमें भी इलेक्ट्रो। हालांकि कोई सा भी बॉन्ड 100% इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं होता है, और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। अब मैं कोवेलेंट बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा इस लाइन से क्या मतलब। पर पानी के अंदर नमक घुल जाता है, आपको पता है, पानी के अंदर नमक घुल जाता है। एक्चुअली ये पोलैरिटी से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, पोलार। पोलार प्लस पोलार, मतलब आपने पोलार का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब एक प्लस और एक माइनस, मतलब ऐसी चीज जो प्लस माइनस में टूट जाती है, वो दूसरी चीज जो कि वो भी प्लस माइनस में टूट जाएगी उसको घोल देगी, उसको डिसॉल्व कर देगी। जैसे पानी, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, मतलब ये प्लस माइनस में क्या हो जाता है, टूट सकता है। सिमिलरली NaCl भी क्या हो जाता है, प्लस माइनस में टूट जाएगा। तो जब ये दोनों को मिक्स किया जाएगा तो हम बोलेंगे कि पोलर के अंदर क्या घोला गया है, पोलर के अंदर क्या घोला है, पोलर वर्सेस पोलर, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल। आपको बात समझ में आ गई। तो NaCl पानी में क्यों घुल जाता है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, पोलर। पोलर एक थोड़ा सा NCERT में नहीं है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस। नहीं आया समझ में, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। एक्चुअली जब H2O होता है, H2O का आप ब्रेक करते हो ना, तो ये ऐसा टूटता है H प्लस और O माइनस, मतलब इसमें हाइड्रोजन और O2 माइनस वगैरह आता है एक्चुअली, है ना। 2 इसको बैलेंसिंग अपन इस तरीके से कुछ करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से बैलेंस होता है, ये O माइनस, ठीक है। 2 H प्लस और 2 माइनस आते हैं, तो अल्टीमेटली प्लस माइनस इसमें भी आते हैं, और प्लस माइनस NaCl में भी आते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। परंतु क्या होता है, ये केरोसिन में या फिर पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल ये कैसे नेचर के होते हैं, नॉन पोलर।
ये किसे होते हैं? नॉन पोलर। ये कैसे टर्म? नॉन पोलर। नॉन पोलर किसे बोलेंगे? जो प्लस और माइनस में डिवाइड नहीं होते। जबकि NaCl प्लस और माइनस में क्या हो जाता है? एक्चुअली NaCl की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है। NaCl एकमात्र एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम उसको रोज देखते हैं। तो पूरे के पूरे आयोनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, परंतु वो केरोसिन या पेट्रोल में नहीं घूमते, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल ये पोलर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, मतलब प्लस और माइनस इस तरीके से डिवाइड नहीं होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको 4 तरीके से बताइए। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसका जरूरी होना है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस का होना जरूरी है। आयंस फ्री होने का मतलब प्लस और माइनस अलग हो गए। तो पानी के अंदर अब अगर आप बोलते हो, पानी के अंदर आप क्या करते हो? बोलते, जैसे NaCl को आपने बोला, सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सॉल्यूशन। ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ये पानी के अंदर, मतलब वाटर सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इनको पानी के अंदर डालते हो, पानी के अंदर डालने से क्या मैजिक होता है पता है? पानी इनके बॉन्ड को तोड़ देता है। पानी क्या कर देता है? वाटर इनके बॉन्ड को तोड़ देता है। तो जब जैसे ही आप H2O के अंदर NaCl मिलाते हो तो ये NaCl के साथ टूट जाता है Na+Cl में। मतलब इसमें 2 आयन बन जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। आपको कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ऐसी ताकत होती है जो इसको लाइक डिजोल्व, लाइक मैंने बताया ना, पानी पोलर होता है और NaCl भी क्या होता है? पोलर। प्लस और प्लस दोनों को, प्लस और माइनस दोनों को क्या कर देता है? वो ब्रेक कर देता है। ब्रेक होता है तभी तो घुलती है कोई चीज़, बॉन्ड टूटेगा तभी तो घुलेगा, ठीक है? तो बॉन्ड को तोड़ देता है। बस अब बॉन्ड तोड़ दिया और इधर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, मान लो इधर पॉजिटिव लगाया, इधर क्या लगाया? नेगेटिव लगाया, तो प्लस पे क्या जमा हो जाएगा? क्लोरीन। हाँ, प्लस पे कौन अट्रैक्ट होता है? क्लोरीन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पे क्या जमा हो जाएगा? Na+। मतलब इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। परंतु इलेक्ट्रिसिटी किस में करेगा? वाटर सॉल्यूशन में। क्या होना जरूरी है? वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है। जैसे आपने सीधे नमक ले लिया और नमक में 2 तार जोड़ दिए, तो क्या वो कंडक्ट करेगा? क्या नहीं, क्योंकि उस समय नमक के बीच में बॉन्ड मजबूत है, वो बॉन्ड टूटा नहीं है। बॉन्ड टूटा नहीं है तो ना तो Na+ बना है ना Cl- बना है, तो बॉन्ड टूटा नहीं है। टूटा नहीं है, जब तुम तार जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगी? जब H2O, जब वाटर को, तो मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर सॉल्यूशन। पानी में कंडक्ट करते हैं, हाँ एसिड में भी करती है अगर टूट गया तो। दूसरा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म का मतलब क्या है? ऊपर। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन हार्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है? सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया आपको, हार्ड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि हार्ड फॉर्म में तो बॉन्ड टूटे ही नहीं। बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो प्लस और माइनस आपको मिलेंगे नहीं। प्लस माइनस मिलेंगे नहीं तो उसके अंदर बिजली लगाओगे तो फ्लो कैसे करेंगे? कुछ भी फ्लो नहीं होगा। इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, मॉल्टन। मॉल्टन मतलब पिघला हुआ। अगर नमक पिघल जाए, नमक क्या हो जाए? पिघल जाए। पिघल जाएगा तो आप उस फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसमें फ्री आयंस अवेलेबल हो जाएंगे और उसमें भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो आपको अगर आएगा कि नमक कौन से सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और उसने दे दिया हार्ड फॉर्म में, तो केवल नमक कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। या फिर कोई भी आयोनिक कंपाउंड उसके ओरिजिनल स्टेट में, हार्ड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है। बात पे ध्यान लगाओ, नहीं तो कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, अपन बोलेंगे मैं तो पूरा रट मार के गया था सर, एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, आएगा भी नहीं, कितनी भी याद कर लो। एक बार आप सोशल वगैरह याद करके नहीं जवाब दे सकते हो, पर ये क्वेश्चन जब तुमने समझे नहीं है तो फिर तुमको क्या है, गया तुम्हारे हाथ से क्वेश्चन सीधे सीधे। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है और बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। यहाँ पे बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो हमने कितनी चीज़ की बात करी? 4 चीज़ की। फिजिकल नेचर क्या होगा? हार्ड या ये सॉलिड होंगे। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। इनके हाई होने का कारण क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स है बहुत अच्छा होता है इनके बीच में, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड है। तीसरा पॉइंट, पानी में अच्छा घुल जाते हैं ये। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात की हमने,
पानी में घुल जाते हैं। और केरोसिन की बात की, क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि वाटर क्या होता है, हाँ केरोसिन में नहीं घुलते हैं, पानी में क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि पानी पोलर होता है और लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर मतलब पानी भी प्लस माइनस में डिवाइड हो सकता है और ये वाला भी NaCl प्लस माइनस में डिवाइड हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस वाली चीज़ प्लस माइनस वाली चीज़ को ब्रेक कर देती है, इसलिए वाटर के अंदर ये घुल जाते हैं। परंतु केरोसिन जो होता है ये नॉन पोलर होते हैं, मतलब ये प्लस माइनस में डिवाइड खुद ही नहीं होते हैं, तो दूसरे को क्या करेंगे प्लस माइनस में डिवाइड, इसीलिए ये घुलते नहीं है केरोसिन और पेट्रोल में। और भी चीज़ों में नहीं घुलता है, नमक को डाल के देखना केरोसिन पेट्रोल में नहीं घुलेगा, ठीक है? क्यों होता है? साइंस होता है ना हर चीज़ के पीछे। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हार्ड में पानी में करेगा, हार्ड फॉर्म में नहीं करेगा और मोल्टन फॉर्म में करेगा। तो ये हमारा समरी था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो हमने देख लिए। अब लास्ट टाइप का बॉन्ड बता दूं मैं आपको, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में सब कुछ उल्टा होता है, फिजिकल नेचर हार्ड नहीं होगा, फिजिकल नेचर हार्ड नहीं होगा। क्या होगा? या तो वो गैस होगा या तो क्या होगा, लिक्विड होगा। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होंगे, इसके कंपैरिजन में क्या होंगे, लो होंगे। तीसरा, सॉल्यूबल लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अब वो पानी में नहीं घुलेंगे। आपने देखा कभी केरोसिन पानी में घुल जाता है? नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि पानी पोलर है। फिजिकल नेचर गैस कैसे होगा? ऊपर अभी दूर हो जाते हैं पार्टिकल, समझाऊंगा, समझाया नहीं मैंने अभी। सॉलिबिलिटी आपने देखा पानी में नहीं घुलता है, केरोसिन घुल जाता है क्या पानी में? कितना भी मिक्स करो ऊपर आके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक नेचर के हैं। पानी तो प्लस माइनस में टूटता है, परंतु केरोसिन टूटता ही नहीं प्लस माइनस में। अनलाइक नेचर के, एक दूसरे को कभी भी डिजॉल्व नहीं करते, इसीलिए मैंने लाइन लिखी थी, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब पोलर सब्सटेंस ही पोलर को घोलेंगे और नॉन पोलर ही नॉन पोलर को घोलेंगे। अगर आप केरोसिन को पेट्रोल में मिलाओगे तो दोनों मिल जाएंगे और समान मात्रा में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, मिल जाएंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कम मात्रा में करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या तो नहीं करेंगे या थोड़ा करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं अपन। तो कोवैलेंट बॉन्ड देखने के साथ हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्ति ले लेगा। सर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट डिपेंड करेगा, ऐसे तो नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि पानी के अंदर डिजॉल्व करोगे तो वो कंडक्ट, पानी तो तोड़ ही नहीं पाएगा ना उनको। क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्योंकि ये खुद नॉन पोलर रहेंगे। अभी अपन देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली क्या होंगे, मतलब वो प्लस और माइनस में डिवाइड नहीं होते, परंतु फिर भी पोलैरिटी थोड़ी बहुत तो आती, थोड़ी सी। क्योंकि 100% नॉन पोलर तो कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। अभी अगला आपका चैप्टर आएगा वो जो कार्बन वाला। कौन सा चैप्टर आएगा? कार्बन। तो इसीलिए मैं आपको कार्बन वाले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कार्बन का एक कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड पढ़ोगे जो पढ़ोगे आप, मीथेन CH4, ठीक है? इसको बोलते हैं मीथेन। अब कैसे क्या नाम है, नाम तो हमको अभी याद नहीं रखने, अभी नाम याद रख लो। CH4 का नाम क्या है? मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। मीथेन एक कोवैलेंट कंपाउंड है। अब इसकी मैं शेयरिंग कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें बनते हैं, उसकी बात करता हूँ, ठीक है? अब इसमें एक कार्बन है बेटा, और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो सबसे पहले तो आसपास चारों लगा दूँ, 1 2 3 और 4। क्या बात समझ में आ रही है? ये चीज़ जब कार्बोनेट्स कंपाउंड शुरू होगा तब भी मैं बताऊंगा। बोर तो नहीं हो रहा है? एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। अच्छा, कार्बन कितने फिराक में है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? 8। हाइड्रोजन किस फिराक में? अब 8 तो कर नहीं पाएगा, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। अब इतना भी नहीं पता तुमको तो फिर गलत बात है। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, उसको वो 2 से संतुष्ट हो जाता है। बोले एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, अपने पास इतनी जगह नहीं, 8 रख नहीं पाएंगे भाई अपन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, काफ़ी हमारे लिए। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की फिराक में है और कार्बन किसकी फिराक में है? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 8 करने हैं उसको। अब क्या होता है, कार्बन पूरे इलेक्ट्रॉन जो होता है, कार्बन पूरे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर करता है। कार्बन में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है? हमेशा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे कार्बन का नंबर देखो, कार्बन का नंबर होता है 6, 2,4। हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? 1, और ये सीधे 1 ही होता है। क्या आपको पता है? अब देखो, कार्बन 2,4, मतलब इसके अंत में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। मैंने क्रॉस से बता दिया। क्या बात समझ में आ रही?
अभी ये टॉपिक मेटल नॉन मेटल का नहीं है वैसे, हाँ मेटल नॉन मेटल खत्म। मेटल नॉन मेटल के बाद ये कार्बन का टॉपिक है एक्चुअली। अब यहाँ पे बात निकली है कौन से बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की। बस केवल समझाने के लिए मुझे ये चीज़ को बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, छोटी सी बात है बस। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है। शेयर का मतलब क्या हो गया, कार्बन बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन सुन, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास मेरा खुद का है और तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर करता क्या, बोले अपन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पास 4 ऑलरेडी है, तू अगर शेयर करेगा तो मैं तेरा इलेक्ट्रॉन भी मैं मान लूंगा कि मेरा है और मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू मान लेना कि तेरा है। जस्ट लाइक पेन, मान लेते हैं आपके पास, एक बच्चे के पास 4 पेन है और एक बच्चे के पास कितना पेन है, एक ही पेन है। दोनों ने बात हुई, दोनों ने बात की और बोला कि एक और पेन अपन क्या कर लेते हैं, अपना एक एक पेन क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। एक पेन क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। मतलब हाइड्रोजन के पास एक पेन था, कार्बन के पास कितने पेन थे, 4। एक ही हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो हाइड्रोजन ने बोला एक पेन मेरा है, तो ये बीच में रखा मैंने। कार्बन बोलता है मैंने भी क्या रखा, बीच में। अब तू चाहे तो तू तेरा खुद का पेन तो यूज कर, मेरा भी ले लेना। तो तेरे पास अब देखा जाए तो कितने पेन हो गए, 2 पेन हो गए। कार्बन बोलेगा मेरे पास 4 पेन थे ऑलरेडी, तेरा भी तो यूज करूंगा मैं पेन, तो मेरे पास कितने पेन हो गए, 5 पेन हो गए। आई बात समझ में। मतलब आपने शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया। शेयरिंग के लिए अपन कैसा गोला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गोला। याद करो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मैंने ऐसा एरो बनाया था, क्या बात समझ में आया। गोले का मतलब हो गया कि कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। मतलब कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 1 और 1 2। तो ये हाइड्रोजन संतुष्ट, कार्बन के कितने, 5। कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से भाई एक और ले आ, दोस्ती बढ़ाते हैं। एक और हाइड्रोजन आया, यही चीज यहां भी हुई। तो ये एक एक बॉन्डिंग दोनों में शेयर हुई, एक एक बॉन्डिंग दोनों में शेयर हुई। अच्छा, क्या ये हाइड्रोजन पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, नहीं। हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर दे देता तो क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन जाता और एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता तो दुनिया ही नष्ट हो जाती भाई। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर बचेगा ही क्या उसके अंदर। तो ये शेयर करता है, बीच में रखता है। बोले भाई साथ में चलेंगे अपन सब, कॉमन कॉमन। अब पेन रखे हैं तो तुम ऐसा है कि तू जहां जाएगा तेरे संग में चलूंगा, जहां जहां पेन जाएगा वहां जाना पड़ेगा भाई। कॉमन लिया है, लिखूंगा कैसे मैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। मतलब ये हाइड्रोजन के 2 और कार्बन के कितने हो गए, कार्बन के कितने, 6। इसके भी कितने हो गए, इसके भी 2 और ये देखो अब कितने, 5। ये कितना, ये 5वां बॉन्ड, ये 6वां बॉन्ड, ये 7वां बॉन्ड और ये कौन सा बॉन्ड, 8वां बॉन्ड। इस तरीके से कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो गए, 8। और इस तरीके से हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, सबके 2-2। दोनों का काम हो गया, दोनों का काम हो गया। मतलब एक तरीके से हमने बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड सीख ली, ठीक है। तो अब 2C के भी बनते हैं, सबके बनते हैं, आप सबके बना के देख लो, उसकी बात नहीं करेंगे। CO2 का करके आना होमवर्क और H2O का करके आना कैसे होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। CO2 कार्बन में कितने होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी एक और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा। देखो कितने हो गए, कार्बन के 4 थे, 5वां 6वां, ये 7वां और ये कितना, 8वां। तो कार्बन के 8 पूरे। ऑक्सीजन भी देखो 6 थे, 7 8, ऑक्सीजन के 6 थे, 7 8। तो इस तरीके से 8 बॉन्ड दोनों के पूरे हो गए। H2O का तुम करके आना, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के बारे में था।